छोटी सी लड़की जिस पर होने वाले अत्याचार के प्रतिशोध में उसे खुद पता नहीं था, जो आगे चलकर 22 लोगों को एक लाइन में खड़े करके गोलियों से उड़ा देगी। तो चलो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फूलन देवी के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। 10 अगस्त 1963 में फूलन ने जालौन जिले के गांव गोराहा के मल्लाह देवी दीन के घर में जन्म लिया। बेटी होने के कारण देवी दीन का पूरा परिवार नाराज था, क्योंकि बेटी हुई मतलब उसे पालना पोसना बड़ा करना और उसकी शादी करना एक चिंता की बात होती थी। फूलन देवी को 2 भाई और एक बहन थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसके दोनों भाई बचपन में ही गुजर गए और अब वो दोनों बेटियां ही थी। फूलन आम लड़कियों की तरह शांत और शर्मीली बिल्कुल भी नहीं थी। कभी कुछ सही गलत की लड़ाई हो जाती तो वो उसमें किसी से भी भिड़ जाती और गालियां भी देती थी। फूलन के पिता खेती करके अपना घर चलाते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर 1 ही एकड़ जमीन थी। उनके बड़े भाई वो जमीन भी उनसे हड़प लेना चाहते थे। फूलन के चाचा और फूलन का चचेरा भाई जोर जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। जब फूलन को इस बात का पता चलता है तब वो उनसे भिड़ जाती है। फूलन सिर्फ 10 साल की थी, वो उनसे भिड़ गई और उनमें हाथापाई भी हुई। फूलन के इस स्वभाव के कारण उनके पिता को बहुत चिंता होती थी और इसी चिंता के कारण उन्होंने उसके लिए लड़के देखना शुरू किया। 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसका विवाह उसकी उम्र से 3 गुना ज्यादा उम्र के एक बूढ़े आदमी से कर दिया। शुरुआत में फूलन ने बहुत इनकार किया, लेकिन बाद में वो भी मान गई। ससुराल जाने के बाद फूलन के पति का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 11 साल की बच्ची पर उसने उसके सम्मति के बिना उस पर अत्याचार किए। फूलन को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपने घर लौट आई, लेकिन घर आने के बाद उसके चचेरे भाई ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। वो 3 दिन जेल में रही। वहाँ के पुलिस वालों ने उस 3 दिन उस पर जबरदस्ती और बलात्कार किए। वहाँ से पीछा छुड़ाकर वो कैसी तो घर पे लौट आती है, लेकिन पहले से ही परेशान उसके पिता ने उसे फिर से जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया, यानी ससुराल भेज दिया। तब तक उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। ससुराल वालों ने फूलन को उसके सामान के साथ उसे उसके गाँव में छोड़ दिया, लेकिन फूलन का ये स्वभाव गाँव में सबको पता था कि वो किसी से भी भिड़ने के लिए आगे पीछे नहीं देखती थी। उसके कोई रिश्तेदार की वजह से उसकी मुलाकात कुछ डाकुओं से होती है और अपने ऊपर हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए उसे डाकू के गिरोह में शामिल होने पर मजबूर किया। हथियार उठाने के बाद वो सबसे पहले अपने पति के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने अपने पति को घर से बाहर निकालकर लोगों के भीड़ के सामने चाकू से मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़ दिया। जाते जाते फूलन ने सबको ये भी कहा कि कोई भी बूढ़ा किसी भी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। गिरोह में उसे कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। वो उसकी सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन इस जबरदस्ती को देखकर विक्रम मल्लाह फूलन देवी की सहायता करने के लिए उसके साथ खड़ा रहा। विक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर का राइट हैंड था, लेकिन बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू की हत्या के बाद विक्रम ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच बाबू के कुछ विश्वसनीय श्रीराम वो लालाराम जेल से छूट के आए। जब उन्हें पता चला कि विक्रम ने फूलन की चक्कर में बाबू को मार दिया, तो श्रीराम ने अपना अलग ग्रुप बनाया। उनके गिरोह में श्रीराम की वजह से फूट पड़ी थी। श्रीराम एक ऊंचे जाति से था, तो उसे ऐसा लगता था कि वही गिरोह का मुख्य बने। उसने एक दिन विक्रम को मार डाला और फूलन को उसके गांव बहमई ले आया। फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और 3 हफ्ते तक उस पर रोज नए नए लोग आकर जबरदस्ती और सामूहिक बलात्कार किए गए। मल्लाह जाति के गिरोह के कुछ डाकुओं ने फूलन को वहां से बचा लिया। वहां से बच निकलकर फूलन ने खुद को गिरोह का मुख्य सरदार घोषित किया। उसने मान सिंह मल्लाह के मदद से पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके फिर से पुनर्गठन किया, लेकिन फूलन के मन में बदले की आग तेजी से जलने लगी थी। वहां से छुटका करने के ठीक 7 महीने बाद फूलन को मौका मिल गया, जिसका वो इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को फूलन ने और उसके साथीदारों ने पुलिस अधिकारियों के कपड़े पहनकर बहमई गांव के एक शादी में पहुंच गए, लेकिन वहां पर लालाराम के लोगों को इस बात की भनक लग गई थी कि उन पर हमला होने वाला है। इस वजह से सब लोग वहां से भाग गए थे। सिर्फ 2 लोग लालाराम की गैंग से शादी में मौजूद थे। फूलन और उसके गिरोह ने पूरे गांव को बंदूक की जोर पर घेर लिया था, लेकिन कोई भी लालाराम और उसके आदमियों के बारे में बता नहीं रहा था।
इसलिए फूलन ने ठाकुर जाति के 22 मर्दों को लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया और उन्हें अपने बंदूक से उड़ा दिया। एक बार उसने अपने साथी मानसिंह मल्ला को ये पूछा था कि एक खून किया तो क्या सजा होगी। तब उसने उसे जवाब दिया था कि एक खून किया तो भी फांसी और 20 खून किए तो भी फांसी, लेकिन 20 खून के बाद तुम्हारा नाम भी होगा। उसने 22 लोगों को उड़ा दिया। इस घटना की वजह से पूरे देश में खलबल मच गई थी। बहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी बैंटिक क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को अगवा करना, आने जाने वाले गाड़ी वालों को लूटना, फूलन देवी का यही काम हो चुका था। 2 साल तक पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन उन्हें फूलन नहीं मिली। उसके कुछ साथीदार पुलिस के हाथों मारे गए थे। फूलन गरीबों के लिए देवी जैसी थी, इसलिए वो हर बार उनकी सहायता से बच निकलती थी। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विनती की, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ शर्तें रखी। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए उसने पहली शर्त ऐसी रखी कि वो मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगी। दूसरी शर्त रखी कि वो और उसके साथीदारों को मौत की सजा ना दी जाए। तीसरी शर्त ये थी कि उसकी जमीन उसे लौटा दी जाए। आखिरी, अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग। दूसरी शर्त छोड़कर पुलिस ने उसकी सभी शर्तें मान ली और उसके बाद 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश में फूलन ने महात्मा गांधी और दुर्गा देवी के सामने अपने हथियार रखकर आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चालू थे। 11 साल की सजा भुगत कर वो 1994 में जेल से छूटती है। मुलायम सिंह की सरकार ने उसके ऊपर के सारे मुकदमे हटाकर उसे 1996 में मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी का टिकट देकर राजनीति में प्रवेश दिया। मिर्जापुर से वो 2 बार चुनाव जीती। उसने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन फिर भी उसके अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम की व्यक्ति ने उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात का स्वीकार भी किया और खुद को पुलिस के हवाले किया। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।